हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने यूटेट पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो अच्छे से देख लिया होगा और आज की ये जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम सीडीपी को स्टार्ट करने वाले हैं और सीडीपी का हर चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद में इस चैप्टर के ही जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को हम इसके बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, यानी कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है और इस चैप्टर नंबर फर्स्ट की पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, बाद में इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो विकास है, विकास की अवधारणा क्या है। तो विकास की अवधारणा हम देख लेते हैं। इसमें लिखा होता है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो आविरल है, क्रमिक है और सतत होती है। कि जो विकास की प्रक्रिया होती है वो आविरल होती है, क्रमिक होती है और सतत रूप में होती है। यानी कि जो विकास होता है वो आविरल होता है, क्रमिक होता है, यानी कि क्रम से होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बाल्यावस्था में हो और बाल्यावस्था के टाइम पर आपके अंदर यौवनावस्था का विकास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। यानी कि एक क्रम से होगा कि भाई जो शैशवावस्था में होना है वो शैशवावस्था में होना है, जो बाल्यावस्था में होगा वो बाल्यावस्था में होगा और जो यौवनावस्था में होगा वो यौवनावस्था में होगा। यानी कि इसका भी क्या रहता है, एक क्रम रहता है। दूसरा जो विकास होता है वो सतत होता है। सतत का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार होती रहती है। ऐसा अभी आज अगर विकास इतना हुआ है तो हो सकता है कल को इतना भी होगा और वो ये भी हो सकता है कि इतना ही हो जाए। यानी कि विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, लगातार होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, यही प्रोसेस क्या है यहाँ पर चलती रहती है। ठीक हो गया ना। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। कि ये जो पूरी की पूरी विकास की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के अंदर बालक का शारीरिक विकास होगा, क्रियात्मक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, भाषागत विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। यानी कि विकास की प्रक्रिया के अंदर किसी भी बालक का हर पक्ष का विकास होता है, चाहे उसका कोई सा भी पक्ष हो। अगर बालक के सभी पक्षों का विकास हो रहा है तब हम कहेंगे कि जो बालक के विकास की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, और होता है विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का भी विकास शामिल है। यानी कि विकास की प्रक्रिया के अंदर ही किसी भी बालक के अंदर उसमें रुचियों का विकास होगा, उसकी आदतों का विकास होगा, उसके दृष्टिकोण का विकास होगा, उसके जीवन के जो मूल्य हैं उनका विकास होगा, उसके स्वभाव का, उसका व्यक्तित्व का, उसके व्यवहार का, इन सभी का विकास भी शामिल होता है एक विकास के अंदर। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये सारे के सारे आते हैं और इनसे बाहर जो आपको देखने को मिल जाएगा वो नहीं आएगा। ठीक हो गया। दूसरा अब हम देख लेते हैं ये जो बाल विकास है इससे तात्पर्य क्या है। तो बाल विकास का तात्पर्य क्या होता है, तो बालक के विकास की प्रक्रिया, यानी कि बालक के विकास की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, बाल विकास बोल देते हैं। अब बालक का जो विकास होता है वो कैसे होता है वो मैंने ऊपर यहाँ पर आपको अच्छे से बता दिया है। दूसरा जो विकास होता है वो गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। यानी कि विकास कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये जब आप अपनी माँ के पेट में थे तब से आपका विकास प्रारंभ हो गया था और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप मर नहीं जाते हैं, आपकी मौत नहीं हो जाती है। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है और यहाँ पर ऐसा लिखा भी गया है कि गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। और इसका मतलब यही है कि विकास आपके जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे तब से स्टार्ट हो गया था और तब तक चलेगा जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है विकास गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। ठीक हो गया। अगला है कि विकास विभिन्न अवस्थाओं जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्णावस्था आदि से गुजरता हुआ परिपक्वता को प्राप्त करता है। यानी कि जो विकास होता है ना वो इन सारी की सारी अवस्थाओं से गुजरता हुआ मैच्योरिटी को प्राप्त करता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है। विकास की परिभाषा, अभी देखिए इन एग्जाम के अंदर क्या होता है ना, कभी कभी बहुत सारी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। तो जो मुनरो हैं, मुनरो ने विकास की परिभाषा दी है, तो पहले हम इनकी परिभाषा देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से पूर्ण अवस्था तक गुजरता है। यानी कि यही इन्होंने क्रमिक अवस्था वाली परिभाषा दे दी है कि जो विकास होता है ना वह परिवर्तन की वह श्रृंखला की अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से पूर्ण अवस्था तक गुजरता है। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप देखना चाहते हैं तो लिखा है डेवलपमेंट इज द स्टेज ऑफ अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन विच ऑफ द चाइल्ड passes फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज टू द एडल्ट स्टेज। ठीक है, तो जो विकास होता है
वो क्या है, एक सीरीज है चेंजेस की, जिसके अंदर क्या होता है, एक जो बच्चा होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर एडल्ट स्टेज की में उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और इसी को हम विकास कहते हैं। ये मुनरो जी ने कहा है। ठीक है। दूसरी परिभाषा आ जाती है हरलोग की। तो हरलोग ने क्या कहा था कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं व योग्यता को प्रस्फुटित करता है। कि जो विकास होता है वो किसी भी व्यक्ति के अंदर नवीन विशेषताओं यानी कि न्यू कैरेक्टर्स और उनकी योग्यता यानी कि उनकी एबिलिटी को प्रस्फुटित का मतलब उसको उत्पन्न करता है, उसको जनरेट करता है। इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो लिखा है डेवलपमेंट ब्रिंग्स आउट न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटी इन अ पर्सन। कि जो डेवलपमेंट होता है, ब्रिंग्स आउट मतलब उत्पन्न करता है, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स नए गुण एंड एबिलिटी इन अ पर्सन, कि किसी भी पर्सन के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो ब्रिंग आउट करता है न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उस एबिलिटी को। ठीक हो गया। तो ये जो परिभाषाएं हैं मुनरो की और हरलोग की, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब हम देख लेते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। तो देखिए बाल विकास की जो अवस्थाएं होती है ना, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दी हैं। जीन पियाजे की अलग अवस्थाएं, तो वो सारी की हम उनके जितने भी वैज्ञानिक रहे हैं उनके आधार पर देख लेंगे, ताकि यहाँ पर हम सिंपल देख लेते हैं कि वे सिंपल जो अवस्थाएं हैं बाल विकास की वो कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। तो मानव विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। देखो यहाँ पर भी आ गया है ना कि ये क्या लगातार चलने वाली प्रक्रिया, कभी भी नहीं रुकती है। वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, परंतु वृद्धि और विकास में अंतर हम लास्ट में जानेंगे। और तो विकास क्या होता है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शारीरिक विकास एक उम्र के बाद रुक जाता है, कि जो हमारा शरीर का विकास होता है वो एक उम्र के बाद रुक जाता है, लेकिन मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास जीवन भर चलता रहता है। और यही हमने ऊपर पढ़ा है कि जो विकास होता है वो क्या होता है, इन सभी चीजों का विकास ही तो विकास के अंदर आता है। इसीलिए हमने यहाँ पर बोला है कि जो शारीरिक विकास होता है वो एक उम्र के बाद रुक जाता है, परंतु ये जो मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास होता है ये जीवन भर चलता ही रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मानव विकास क्या एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक। अगला है कि इन विकासों के आधार पर इंसान के जीवन को अलग अलग उम्र के चरणों या अवस्थाओं में बांटा गया है। तो पारंपरिक पुराने समय का जो वर्गीकरण था उसमें जो अवस्थाएं बांटी गई थी उनमें सबसे पहले थी गर्भावस्था। भाई गर्भावस्था क्या होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, यानी कि गर्भ धारण से लेकर उसके जन्म होने तक। तो जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे और जब तक आप इस दुनिया में नहीं आए थे तब तक की जो अवस्था थी वो थी गर्भ धारण की अवस्था। दूसरी आती है शैशवावस्था, आपके जन्म से लेकर 5 साल तक की अवस्था होती है। बाल्यावस्था 5 साल से 12 साल तक होती है। किशोरावस्था 12 से 18 साल तक की होती है। युवावस्था 18 से 25 साल तक की होती है। प्रौढ़ावस्था 25 से 55 साल तक की होती है। इसके बाद जो वृद्धावस्था आती है ये 55 साल से लेकर मृत्यु तक आपकी चलती है। तो आपने इन अवस्थाओं को भी देख लेना है कि किस एज के अंदर कौन सी अवस्था आती है। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा अब हम देख लेते हैं कि वर्तमान यानी कि आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या है। तो अभी फिलहाल टाइम पर जो हम अवस्थाएं पढ़ते हैं, मेनली 4 अवस्थाएं पढ़ते हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो जिसके अंदर सबसे पहले आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था हमारे जन्म से लेकर 6 साल तक की होती है। तो शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 0 से लेकर 6 ईयर तक। ठीक हो गया। दूसरा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है ये 6 से लेकर 12 साल तक, कि यदि बच्चे की आयु 6 साल से लेकर 12 साल है तो वो बाल्यावस्था के अंदर है। किशोरावस्था में 12 से लेकर 18 साल तक। वयस्कावस्था, कि जो वयस्क की अवस्था होती है वो 18 साल से लेकर उसकी मृत्यु तक चलती है। ठीक है। तो ये 4 अवस्थाएं आधुनिक समय में आपको याद रखने की जरूरत है। इसके बाद अगला आ जाता है शिक्षा के लिए पहले 3 चरण शैशव, बाल्य और किशोरावस्था सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान इन्हीं उम्र की अवस्थाओं में होने वाले विकास पर ज्यादा ध्यान देता है। यानी कि जो शिक्षा के लिए जो हमारी प्रारंभ की 3 अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था यही सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान ने भी इन्हीं अवस्थाओं के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। ठीक है। तो थोड़ा सा इन तीनों अवस्थाओं को हम देख लेते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को। तो शैशवावस्था क्या होती है, अभी जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होती है, अभी आपको बताया है। ठीक है कि ये अवस्था क्या होगी, आपके जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की होगी। इसमें क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास की गति सबसे तेज होती है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि शारीरिक और मानसिक विकास की गति किस अवस्था में सबसे तेज होती है, तो वो होती है शैशवावस्था में। ठीक हो गया। अब इसमें क्या देखो, मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट ही रखे हैं बस। दूसरा यहाँ पर बच्चे अनुकरण, नकल और दोहराव से जल्दी सीखते हैं। तो भाई बच्चे अनुकरण और दोहराव से किस अवस्था में जल्दी सीखते हैं, तो आपने बता देना है शैशवावस्था में। सामाजिकरण की शुरुआत होती है, तो सामाजिकरण की शुरुआत किस अवस्था से होती है, शैशवावस्था से। जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक होती है। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है, तो वो होती है शैशवावस्था।
शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। यानी कि आपके अंदर भाई जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, आप भाषा सीख रहे हैं, आपके अंदर दोहराव की स्थिति है, तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा की दृष्टि से ये अवस्था क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसी से संबंधित लास्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो दो दो बार आपने देख लेनी है। बाकी इसकी जो पीडीएफ है मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लेना। दूसरी हमारी अवस्था आ जाती है बाल्यावस्था, जो कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की होती है। इसे स्कूल जाने की उम्र भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं ना कि स्कूल जाने की उम्र किस अवस्था को कहते हैं, तो वो हम बोलते हैं बाल्यावस्था को, जो कि 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। 6 से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास जैसे लंबाई और वजन में बढ़ोतरी होती है। इस उम्र में तर्क, सोच और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति का विकास होता है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि किस उम्र के अंदर या किस अवस्था के अंदर बच्चों में तर्क, सोच और ध्यान केंद्रित की शक्ति का विकास होता है, तो वो होता है बाल्यावस्था के अंदर। ठीक है। सीखने की गति तेज होती है लेकिन शैशवावस्था से कम। देखिए शैशवावस्था में अभी हमने पढ़ा था कि बच्चों की जो सीखने की गति होती है वो बहुत तेज होती है, परंतु होती बाल्यावस्था के अंदर भी है, परंतु थोड़ी सी कम होती है शैशवावस्था के कंपैरिजन में। तो बच्चों की रुचि पढ़ाई, खेल और गतिविधियों में बढ़ती है। यहाँ पर देखिए रुचि बढ़ने लगती है। शिक्षकों को इस समय विभिन्न शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए, कि देखिए इस अवस्था के अंदर क्या है, अगर शिक्षक नई नई शिक्षण विधियों को अपनाएंगे तो बच्चों के अंदर क्या है, सीखने की जो प्रवृत्ति होगी उसमें बहुत अधिक विकास होगा। तीसरी जो अब हमारी अवस्था आ जाती है वो आ जाती है किशोरावस्था, जो कि 12 से लेकर 18 वर्ष तक की होती है। अब इसके मुख्य पॉइंट यहाँ पर दिए हैं कि यह अवस्था शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से परिवर्तन की होती है। कि किशोरावस्था के अंदर एक जो बच्चा होता है उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। यौन अंगों का विकास होता है और हार्मोनल बदलाव होता है। आपने देखा होगा कि 12 से लेकर 18 वर्ष की उम्र में लड़कियों और लड़कों के जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं बहुत सारे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि लड़के लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेज वृद्धि होती है, बौद्धिक विकास होता है, स्मरण शक्ति होती है और सोचने की क्षमता बढ़ती है। यहाँ पर मित्र की भावना और सामाजिक संबंधों की ओर रुझान होता है। ठीक हो गया। तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बताया आपने बहुत अच्छे से ध्यान रख लेते हैं। और क्या होता है इसमें, देखो और होता है कि नशा, अपराध और अनुचित व्यवहार की आशंका अधिक होती है। यह अवस्था जीवन का तूफान काल भी मानी जाती है। तो जीवन का तूफान काल इस अवस्था को कहते हैं, तो वो कहते हैं इसी अवस्था को कहते हैं किशोरावस्था को। ठीक है। तो आपने ध्यान रख लेना है, क्योंकि इसी अवस्था के अंदर बच्चे को कैसा बनना होता है, कैसी प्रवृत्ति उसके अंदर आती है, वो इसी अवस्था के अंदर डिसाइड होती है। कि बच्चा अगर इस अवस्था से निकल गया, अगर वो अच्छी संगति ले लेता है तो भाई अच्छा आदमी बन जाएगा, अगर वो गलत संगत में पड़ जाता है तो वो बुरा आदमी यहाँ से ही बन जाता है। बच्चों के अंदर जो अच्छे और बुरे भाव पैदा होते हैं वो इसी अवस्था के अंदर पैदा होते हैं। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। दूसरा आता है विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। तो विकास को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक है, देखिए मेन पॉइंट ही मैंने लिखे हैं यहाँ पर। माता पिता तो बच्चे के व्यवहार, सोच और भाषा पर प्रभाव डालते हैं। कि बच्चे के जो माता पिता होते हैं वो उसके विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कैसे, वो बच्चे के व्यवहार को इफेक्ट करते हैं, सोच को, भाषा पर प्रभाव डालते हैं। घर का वातावरण, भाई किसी भी बच्चे के विकास के लिए उसके घर का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। कि घर के वातावरण से बच्चे को सुरक्षा, प्रेम और सहयोग वाला माहौल में विकास होता है। ठीक हो गया। आसपास का समाज यानी कि अड़ोस पड़ोस, कि अगर किसी भी बच्चे का अड़ोस पड़ोस ही गलत होगा तो उसका जो विकास होगा वो भी गलत हो सकता है। ठीक है। अड़ोस पड़ोस क्या करता है, सामाजिक व्यवहार और अनुकरण पर असर डालता है। ठीक है। बाहरी वातावरण, और भी बाहरी वातावरण भी बच्चों के विकास पर प्रभाव डालता है, जैसे कि स्कूल, मित्र, खेल आदि से सीखने की प्रक्रिया तेज होती है। कि अगर बच्चे को हम अच्छा बाहरी वातावरण देते हैं, जैसे अच्छा स्कूल दे दें, अच्छे मित्र दे दें, अच्छे उसको खेल खिलाएं, उससे क्या होगा, बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया होगी उसमें वृद्धि हो जाएगी। दूसरा, सीखने की प्रक्रिया, अनुभव और शिक्षा बच्चे की वृद्धि और व्यवहार को आकार देते हैं। परिपक्वता, कि शरीर और मस्तिष्क की जैविक परिपक्वता विकास को दिशा देती है। दूसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं आनुवंशिक कारक, की बहुत सारे आनुवंशिक कारक भी होते हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे कि माता पिता से प्राप्त शारीरिक और मानसिक विशेषताएं भी विकास को प्रभावित करती हैं। कि अगर किसी भी बच्चे के जो माता पिता हैं उनके अंदर कोई शारीरिक या कोई मानसिक प्रॉब्लम है तो बच्चे का जो विकास होगा वो भी प्रभावित हो सकता है। अगला आ जाता है हमारे पास अधिगम यानी कि लर्निंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो लर्निंग होती है, अधिगम होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन। तो अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन को ही हम अधिगम या लर्निंग कह देते हैं। दूसरा, यह मानसिक प्रक्रिया है। तो अधिगम क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति वातावरण के अनुसार अपने व्यवहार को ढालता है। जिसमें क्या करता है, कोई भी व्यक्ति वातावरण के अनुसार अपने व्यवहार को ढाल लेता है। इसकी कुछ परिभाषाएं आती हैं, जैसे कि गेट्स ने कहा है
कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है, ये किसने कहा था? ये कहा था गेट्स ने। ई एपील ने क्या कहा था? इसने कहा था कि अधिगम वह परिवर्तन है जो व्यक्ति के वातावरण के अनुसार होता है। तो अधिगम वह परिवर्तन है जो व्यक्ति के वातावरण के अनुसार होता है। ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर परिभाषाएं हैं, इनको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि देखिए आप सभी को पता होगा कि भाई इस एग्जाम के अंदर बहुत सारी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। अब हम देख लेते हैं विकास के प्रमुख आयाम यानी कि डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है हमारे पास शारीरिक विकास। तो सबसे पहले हम शारीरिक विकास को देख लेंगे। तो शारीरिक विकास में क्या होता है भाई? शरीर के बाहरी यानी कि ऊंचाई, वजन और आंतरिक अंगों, हृदय, फेफड़े आदि की वृद्धि होती है। इस शारीरिक विकास में क्या होगा? किसी भी व्यक्ति की जो बाहरी और आंतरिक संरचना है उसमें वृद्धि होगी। दूसरा, जन्म से किशोरावस्था तक तीव्र गति से होता है, कि किसी भी बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है जब वो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक पहुंचता है तो उसका तीव्र गति से होता है, और किशोरावस्था के बाद इसकी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरा, पोषण, वंशानुक्रम, स्वास्थ्य, व्यायाम इसके प्रमुख कारक हैं, कि अगर किसी बच्चे को भी अच्छा पोषण मिलेगा तो उसका जो शारीरिक विकास होगा वो भी अच्छा होगा। भी अगर किसी व्यक्ति को हम कुपोषण दें यानी कि अच्छा पोषण नहीं दें तो उसका जो शारीरिक विकास होगा वो अच्छा नहीं हो पाएगा। या फिर किसी के जो माता पिता हैं उसका वंशानुक्रम ही खराब है, यानी कि उनको कोई डिसीज है, तो हो सकता है उसके बच्चे को भी ये डिसीज हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अच्छा व्यायाम करता है तो उसका जो शारीरिक विकास होगा, उसकी जो मसल्स होंगी वो भी डेवलप्ड हो जाएंगे। दूसरा, शिक्षक को इस विकास की जानकारी होनी चाहिए ताकि बच्चों की शारीरिक समस्याएं समझी जा सके, और एक जो टीचर होता है उसको ये जो विकास है इसकी सही जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो बच्चों की जितनी भी शारीरिक समस्याएं होती हैं टीचर उनको आसानी से समझ सके। दूसरा आता है हमारे पास मानसिक विकास, इसको हम कोग्निटिव डेवलपमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा विकास होता है वो होता है सोचने, समझने, तर्क करने, निर्णय लेने, स्मरण शक्ति आदि का विकास होता है। तो मानसिक विकास के अंदर जो हमारे अंदर विकास होता है वो किस किस का होता है? सोचने का, समझने का, तर्क करने का, निर्णय लेने का, स्मरण शक्ति का आदि का यहाँ पर विकास हो जाता है। ये धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ता है। अभी देखिए जो मानसिक विकास होता है ना, एक साथ नहीं बढ़ता, ये धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ता है। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि धीरे धीरे उम्र के साथ कौन सा विकास बढ़ता है? तो ये बढ़ता है मानसिक विकास। शुरुआती उम्र में ये क्षमताएं कम होती हैं, फिर अनुभव से विकसित होती है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा विकास ऐसा है जो अनुभव से विकसित होता है? तो वो कौन सा होता है? मानसिक विकास होता है। अगला पॉइंट आ जाता है कि शिक्षक बच्चों की मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करें। कि शिक्षक का एक कर्तव्य होता है कि वो बच्चों की मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कराए, उसी के अनुसार वह शिक्षण विधि अपनाए। तीसरा जो हमारा डायमेंशन आ जाता है वो आ जाता है भाषाई विकास, यानी कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है? बच्चा भाषा सीखता है, बोलता है, पढ़ना और लिखना शामिल होता है। तो भाषाई विकास के अंदर बच्चे का भाषा सीखना, बोलना, पढ़ना, लिखना शामिल होता है। ये संज्ञानात्मक विकास का भाग है। ये क्या है? संज्ञानात्मक विकास का ही एक भाग होता है। दूसरा, कि 9 माह से शब्द समझना शुरू करता है। कि एक जो बच्चा होता है वो 9 माह की आयु से शब्दों को समझना शुरू कर देता है। 2 वर्ष में वाक्य बोलने लगता है, और जब वह बच्चा 2 वर्ष का होता है तब वह वाक्य बोलने लग जाता है। अगला है कि 6 वर्ष तक लगभग 1000 शब्द और 16 वर्ष तक 1 लाख शब्द समझने की क्षमता रखता है। कि एक बच्चे के अंदर अगर यदि बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो 1000 शब्द समझ सकता है, और 6 वर्ष का हो जाता है तो वो 1 लाख शब्द समझने की क्षमता रखता है। ठीक हो गया। अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास इसमें कि शिक्षक को भाषा विकास की प्रक्रिया जाननी चाहिए ताकि भाषा संबंधी समस्याओं जैसे हकलाना, अस्पष्ट उच्चारण को सुधारा जा सके। ठीक हो गया। अगला आ जाता है हमारा डायमेंशन सामाजिक विकास, कि बच्चा समाज में रहना, नियम मानना, दूसरों से मेल जोल रखना सीखता है। कि भी सामाजिक विकास के अंदर जो बच्चा होता है वो समाज में रहना, नियमों को मानना, समाज के नियमों को कैसे मानना है, दूसरों से मेल जोल कैसे रखना, ये सब सीखता है। और जिस किसी बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तब हम बोल सकते हैं कि इस बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो हो चुका है। यह सामाजिक गुणों जैसे सहयोग, सहानुभूति, अनुशासन आदि का विकास है। कि अगर किसी बच्चे का सामाजिक विकास हो जाता है तो हम कह देंगे कि इस बच्चे के अंदर सहयोग की भावना है, सहानुभूति की भावना है और ये अनुशासन में रहता है। ठीक हो गया। इसके बाद कुछ पॉइंट और भी हैं, उनको देख लेते हैं। लिखा है कि परिवार, स्कूल, समाज और सामाजिक परंपराओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। कि किसी भी बच्चे के सामाजिक विकास के ऊपर जो उसका परिवार होता है, स्कूल होता है, समाज होता है और जो सामाजिक परंपराएं होती हैं उनका भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला आता है कि शिक्षक को यह देखना चाहिए कि बच्चा सामाजिक रूप से कितना समायोजित है। कि शिक्षक को ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि बच्चा भाई सामाजिक रूप से कितना समायोजित है, कि बच्चे का सामाजिक विकास भी हुआ है या नहीं हुआ है।
कि देखो अगर बच्चे का सामाजिक विकास नहीं हुआ होगा और हम समाज के नियमों के बारे में अगर उसको बताएंगे तो वो अच्छे से नहीं समझ पाएगा। पांचवा जो इसमें डायमेंशन आ जाता है वो आ जाता है सांवेगिक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होता है, देखिए इमोशंस इमोशंस का विकास होता है कि भावनाओं, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, आश्चर्य आदि का नियंत्रण और समझ होता है कि हम बच्चे को भाई इस तरह से पढ़ा दे रहे हैं या कुछ ऐसी बातें कह दे रहे हैं कि बच्चा डर जा रहा है, उसके अंदर भय आ जा रहा है या उसको क्रोध आ जा रहा है या किसी से प्रेम हो जा रहा है या ईर्ष्या हो जा रही है, आश्चर्य हो जा रहा है। तो अगर बच्चे के ऊपर इन सभी चीज़ों का नियंत्रण नहीं है तो उसका सांवेगिक विकास नहीं हुआ है। और बच्चा अगर इन सभी के ऊपर नियंत्रण कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है तो उसका सांवेगिक विकास हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो यूपीएससी पास करते हैं, आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, तो उनका जो सांवेगिक विकास होता है वो बहुत अच्छी तरह से हुआ होता है। ठीक है। उम्र के साथ साथ भावनाओं पर नियंत्रण की क्षमता बढ़ती है। और ये जो सांवेगिक विकास होता है ये एकदम से नहीं होता है, ये भी क्या करता है, उम्र के साथ साथ भावनाओं और नियंत्रण की क्षमता को बढ़ाता है। संतुलित सांवेगिक विकास से आत्मनियंत्रण और आत्मसम्मान बढ़ता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर संतुलित सांवेगिक विकास हो जाता है तो उससे क्या होगा, उसके अंदर आत्मनियंत्रण और आत्मसम्मान की भावना पैदा हो जाती है। शिक्षक बच्चों की भावनात्मक समस्याओं को समझें और संवेदनशीलता से व्यवहार करें। ठीक है, शिक्षक को भी क्या चाहिए कि बच्चे की जो भावनात्मक समस्याएं हैं उनको समझना चाहिए और संवेदनशीलता के साथ उनसे व्यवहार करना चाहिए। अगला जो हमारा आयाम आ जाता है वो आता है मनोदेहिक विकास यानी कि मनोगत्यात्मक, जिसको हम साइकोमोटर और एक्शन बेस्ड डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक्शन बेस्ड लिखा है, इसका मतलब ये चलना फिरना दौड़ना कूदने से संबंधित विकास हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, शरीर की गतिविधियां जैसे कि चलना, दौड़ना, लिखना, पकड़ना आदि और मानसिक क्रियाओं का समन्वय होता है। समन्वय का मतलब इन सभी के साथ नियंत्रण, कंट्रोल हो जाता है कि हमें भाई दौड़ना है तो दौड़ते समय हमें अपने पैरों को बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि दोनों सा पैर हम एक साथ बढ़ा रहे हैं, पहले आगे हमने कौन सा पैर बढ़ाना है। भाई हमें कूदना है तो कूदने के लिए हमें दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। ये नहीं कि भाई एक पैर नीचे उठा लें, एक पैर ऊपर उठा लें, ऐसा भी नहीं होगा, नहीं तो चोट लगने की संभावना ज्यादा रह जाएगी। ठीक हो गया। तो यानी कि ये होता है मानसिक क्रियाओं के साथ इनका समन्वय बना होता है। नवजात शिशु शुरू में क्रियाएं नहीं कर पाता, धीरे धीरे सीखता है। कि जो एक छोटा सा बच्चा होता है वो शुरू के अंदर ये क्रियाएं नहीं कर पाता है, परंतु धीरे धीरे वो सारी चीजें सीख जाता है। क्रियात्मक विकास आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और समन्वय में सहायक होता है। कि ये जो विकास होता है इससे क्या होता है, किसी व्यक्ति के अंदर आत्मनिर्भरता आती है, आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और उसमें समन्वय होता है। क्रियात्मक विकास की जानकारी से शिक्षक बच्चों के कौशल, स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। कि अगर किसी भी टीचर को एक बच्चे की जितनी भी ये मनोगत्यात्मक विकास होता है, एक्शन बेस्ड डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में पता होता है कि भाई शिक्षक को ये पता है कि किसी बच्चे के अंदर ये दौड़ने की जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, कि कोई बच्चा बहुत अच्छा लिखता है तो शिक्षक क्या कर सकता है, उसकी स्किल्स के हिसाब से उसको बेहतर बना सकता है। कि अगर बच्चा उस दौड़ता अच्छा है तो उसको एथलीट बनने की जानकारी दे सकता है, लिखता अच्छा है तो भाई कंपटीशन होते हैं लिखने वाले, उसमें उसको अच्छे से बना सकता है, राइटिंग स्किल्स उसके अंदर डेवलप कर सकता है। तो ये सारे के सारे जब जानकारी शिक्षक को पता होगी तो शिक्षक भी क्या करेगा, बच्चों के विकास में बहुत सहायता करेगा। तो देखिए इस निष्कर्ष के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि बाल विकास के इन सभी आयामों का संतुलित विकास जरूरी है। कि जितने भी आयाम मैंने आपको ऊपर यहाँ पर बताए हैं, कि अगर इन सभी आयामों का आपस में संतुलित विकास होगा तो किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा एक बहुत अच्छे लेवल का होगा। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह हर आयाम की जानकारी रखे, बच्चे के समग्र विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की दिशा में कार्य करें। तो देखिए जहां कहीं पर भी अगर समग्र विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट वाला ऑप्शन आ जाता है तो ये बिल्कुल सही होता है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। तो इस चीज का भी आपने बिल्कुल ध्यान रख लेना है। वृद्धि और विकास में अंतर, तो वृद्धि और विकास में अंतर देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि देखो पहला यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है हमने वृद्धि वाला लिखा है और जहां से ये डॉट लगा है इस डॉट के बाद ये पॉइंट हो जाएंगे हमारे विकास वाले। तो पहले वृद्धि वाला देख लेते हैं कि शारीरिक बदलाव जैसे कद, वजन, लंबाई, ऊंचाई, आकृति आदि में वृद्धि को वृद्धि कहते हैं। कि यदि किसी भी व्यक्ति के कद में वृद्धि हो रही है, यानी कि किसी व्यक्ति का कद भाई पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया लास्ट में, इसका मतलब इसका जो कद है इसमें वृद्धि हो रही है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे भाई, वृद्धि बोल देंगे। दूसरा, किसी व्यक्ति के यदि वजन में वृद्धि हो रही है, कि पहले कोई व्यक्ति 5 किलो का था, फिर वो 10 किलो का हो गया, फिर वो 20 किलो का हो गया, फिर वो 40 किलो का हो गया, इस तरह से क्या है, यदि उसके वजन में वृद्धि हो रही है तो उसको हम वृद्धि बोल देंगे। लंबाई में वृद्धि हो रही है, ये हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है। ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, यहाँ पर हमने आपको एग्जाम्पल दिया है। आकृति में उसके परिवर्तन हो रहा है, कि पहले ये छोटी आकृति थी, फिर बड़ी आकृति हो गई, फिर उससे बड़ी आकृति हो गई, फिर उससे बड़ी आकृति हो गई। इस तरह से आकृति में भी अगर वृद्धि हो रही है तो इसको हम वृद्धि बोल देते हैं। ठीक हो गया। दूसरा, विकास क्या होता है कि व्यवहारिक और मानसिक बदलाव, व्यवहारिक और मानसिक बदलाव जैसे समझ, सोचने की क्षमता,
भावनाएं, सामाजिक व्यवहार में सुधार आदि को विकास कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति के सोचने की क्षमता में वृद्धि हो रही है। यानी कि पहले मान लो कि एक व्यक्ति है, मात्र इतनी दूरी तक ही सोच पाता था, परंतु अब उसकी जो सोचने की क्षमता है उसमें वृद्धि हो गई है, वो दूर तक सोच पाता है। यानी कि पहले वो सिर्फ समझता था कि उसका जो गांव है वही उसका सब कुछ है, परंतु धीरे धीरे उसे क्या पता चला कि उसका राज्य भी है। यानी कि जो सोच थी, सोचने की क्षमता थी, उसमें वृद्धि हो गई कि पहले वो सिर्फ उसको अपने गांव तक की ही जानकारी थी, अब उसे अपने राज्य की जानकारी हो गई है, और धीरे धीरे उसे क्या होगा, अपने देश की जानकारी मिल जाएगी, और धीरे धीरे सारे के सारे जो वर्ल्ड है, पूरा संसार है, उसकी भी जानकारी उसको मिल जाएगी। यानी कि इस तरह से उसकी जो सोचने की क्षमता है उसमें जो वृद्धि हो रही है उसको हम बोल देंगे विकास, हो उसको हम विकास बोल देंगे। ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल हम ये भी दे सकते हैं कि जो हमारी वृद्धि होती है ना, इसको हम माप तोल सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको माप तोल सकते हैं, वृद्धि को माप तोल सकते हैं, परंतु विकास को हम माप तोल नहीं सकते। यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसको हम माप तोल नहीं सकते। ठीक हो गया। यानी कि आपने ये देखा ना कि भी एक पौधे की लंबाई पहले इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, तो आप इसको माप तोल सकते हो, नाप सकते हो कि पहले ये 10 सेंटीमीटर था, अब 20 सेंटीमीटर हो गया, इसका मतलब इसमें 10 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। परंतु जो किसी बच्चे की सोचने की क्षमता थी, पहले वो अपने गांव तक सोचता था, फिर अपने राज्य तक सोचने लगा, फिर अपने देश तक सोचने लगा, फिर सारे संसार के बारे में सोचने लगा, तो क्या आप उसे माप तोल सकते हो? नहीं। तो ये वृद्धि और विकास के अंदर थोड़ा सा और अंतर होता है। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि जो वृद्धि होती है यह विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वृद्धि क्या है? विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, और इसका क्षेत्र सीमित है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि किसका क्षेत्र सीमित होता है, वृद्धि का या विकास का? जो वृद्धि का क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। ठीक है, और जबकि जो विकास होता है यह व्यापक प्रक्रिया है। तो वो क्या होता है, व्यापक प्रक्रिया होती है जिसमें वृद्धि भी शामिल होती है। यानी कि विकास में वृद्धि आवश्यक है। यानी कि अगर विकास हो रहा है तो इसका मतलब वृद्धि भी हो रही होगी, पर यह जरूरी नहीं है कि वृद्धि हो रही है तो विकास भी हो रहा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। आगे लिखा है कि यह एक निश्चित उम्र तक ही होती है। जैसे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। तो देखो जो वृद्धि होती है ना वो एक निश्चित उम्र तक ही होती है। भाई जब आप छोटे से बच्चे थे, चाइल्ड थे, तो आपकी जो लंबाई होती है वो लगभग हम मान सकते हैं 20 से 25 की साल तक की एज तक आपकी लंबाई में वृद्धि हुई। उसके बाद क्या होता है, आपकी लंबाई रुक जाती है। परंतु जो विकास होता है ये जीवन भर चलता है। विकास में आपका मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, भावनात्मक विकास होगा। यानी कि आप वयस्क हो जाएंगे, वयस्क बनने के बाद भी आपका विकास जारी रहेगा। और ये हमने आपको ऊपर पढ़ा भी दिया है कि जो विकास होता है ना, ये आपके जन्म से लेकर, ये आपके गर्भ से लेकर आपकी कब्र तक चलता है। यानी कि जब से आपने जन्म लिया है, जन्म से पहले से लेकर मरने तक आपका विकास चलता ही रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि अगर केवल शरीर बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं विकास भी हो रहा है। कि अगर आपका केवल शरीर बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है कि विकास भी हो रहा हो, परंतु बच्चे में विकास हो सकता है भले ही उसकी वृद्धि ना हो। जैसे मानसिक समझ का बढ़ना। तो देखो हमने आपको बताया ना ऊपर भी कि अगर आपकी सिर्फ वृद्धि हो रही है तो जरूरी नहीं है कि आपका विकास भी हो, परंतु जब आपका विकास हो रहा हो तो ये जरूरी ना ही है कि उसकी वृद्धि भी हो रही हो। तो वृद्धि अगर नहीं भी होगी तभी भी विकास हो सकता है। आसान भाषा में इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो वृद्धि होती है वो शरीर में बदलाव होता है, जैसे कि लंबाई में आपकी वृद्धि हो गई या वजन में आपकी वृद्धि हो गई, यही होती है हमारी वृद्धि। इसको हम ग्रोथ भी बोल देते हैं। जबकि जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, इसको हम आसान भाषा में समझें तो सोचने, समझने, व्यवहार करने की क्षमता में जो सुधार होता है उसी को हम विकास बोल देते हैं। एक लाइन में हमने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि वृद्धि क्या है, शरीर में हमारे बदलाव, और विकास क्या है, हमारी सोचने, समझने और व्यवहार करने की क्षमता में बदलाव या सुधार। ठीक हो गया। दूसरा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमें याद रखने की जरूरत होती है कि हर विकास में वृद्धि शामिल हो सकती है, पर हर वृद्धि में विकास जरूरी नहीं। और ये पॉइंट मैंने आपको ऊपर अच्छे से समझा भी दिया है। दूसरा एक हमने और याद रखना है कि जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है। ठीक है, वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, जबकि जो विकास होता है वो गुणात्मक भी और मात्रात्मक भी दोनों होता है। इन दोनों को जोड़कर हमारा विकास होता है। ठीक है, वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक होती है, जबकि जो विकास होता है वो मात्रात्मक भी और गुणात्मक दोनों होता है। यानी कि क्वालिटेटिव भी एंड क्वांटिटेटिव भी, दोनों तरह का, दोनों को मिलाने से ही विकास होता है। तो देखो इन दोनों का जो अंतर था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या है, यूटेट परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न कि इस चैप्टर के, यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट के
कि जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं जो कि आपके यूटेट परीक्षा में आने की जिनकी संभावना रहती है, वो सारे के सारे प्रश्न अब यहाँ पर हम उनको सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहना। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपके जो साथी हैं यूटेट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। और साथ साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी देखो लाइक तो जरूर ही कर देना। उससे क्या होगा, देखो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और आज ये हमारी सीडीपी की पहली ही क्लास थी, और अगर इसमें आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है तो हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन भी मिल जाएगा कि आगे की जो क्लासेस हैं वो हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, देखो क्लास जो है थोड़ी लंबी जरूर हो रही है, परंतु यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं ताकि कोई भी पॉइंट ना छूट पाए, अधिक से अधिक पॉइंट कवर हो जाए और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो अब सीधे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो इस चैप्टर का हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आ जाता है कि आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। कि हमारी कक्षा में एक बालक ऐसा है जो कि बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? कि हमने बालक के इस ये जो अशिष्ट व्यवहार है इसको दूर करना है, इसके लिए हमें क्या उपाय करना पड़ेगा? तो जब चार ऑप्शन इसको पढ़ेंगे, बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, तो ऐसा हमें नहीं करना है। बालक को सबके सामने तो प्रताड़ित करना ही नहीं है, सामने के अकेले में भी प्रताड़ित नहीं करना है। प्रताड़ित करने वाला शब्द क्या होता है? निगेटिव होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे, तो प्रताड़ित तो हमें करना ही नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला आता है, बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी और पढ़ लेते हैं। आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे, तो ये तो खैर सही है, परंतु इससे बेस्ट जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सी आयु होगी? तो देखो, पूर्व प्राथमिक कक्षा में जाने के लिए जो बच्चा होगा भाई, प्राथमिक में जाने के लिए आप सभी को पता है कि कम से कम बच्चे की जो आयु होनी चाहिए वो 6 वर्ष होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर पूर्व प्राथमिक पूछ लिया, यानी कि 6 से कम, और 6 से कम हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो इसका मतलब 2 से 6 वर्ष जो हो जाएगा ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्री नहीं है? तो मानव की ज्ञानेंद्री कौन सी नहीं है? तो गला, तो भाई गला ही नहीं होती है, यही हमारी गलत हो जाएगी। आप सभी को ज्ञात है कि मानव की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं? आँख, नाक, जीभ, कान और एक त्वचा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, गला कोई भी ज्ञानेंद्रिय नहीं होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो कार्य क्षमता में वृद्धि, भाई ये तो संबंधित है। व्यवहार में परिवर्तन, ये भी संबंधित है। स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, ये भी संबंधित है। आकार में परिवर्तन नहीं, आकार में जो परिवर्तन होता है वो तो वृद्धि के अंदर आ जाता है, ये हमने आपको सरल भाषा में बताया भी था। ठीक है, तो ये वृद्धि में आ जाता है, विकास में नहीं आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? तो ये हमने बताना, प्रत्येक माह उनकी लंबाई नापेंगे। तो भाई लंबाई नापना वृद्धि के अंदर आ गया, ये तो ग्रोथ के अंदर है, तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें विकास की जानकारी चाहिए उनके। दूसरा, प्रत्येक माह उनका वजन नापेंगे, तो वजन भी नहीं आता भाई, माप तोल वाली चीज़ें तो वृद्धि के अंदर आती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले, भाई आकार आ गया, फिर ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो यही तो हम विकास के अंदर पढ़ते हैं और ये हमने पढ़ा भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं। कि हम क्या है, अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बेईमान बच्चों को कठोर दंड, तो कठोर दंड तो हमें देना ही नहीं है, चाहे बच्चा कितनी से कितनी बड़ी गलती कर दे, हमने कठोर दंड नहीं देना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, थोड़ा सा सही लग रहा है पर कट नहीं करेंगे हम इसको। अगला देखते हैं, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। तो देखिए, पुरस्कृत करना तो अच्छी बात होती है, तो ये भी वैसे सही लग रहा है। थोड़ा और देख लेते हैं, बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। उदाहरण देना भी अच्छी चीज़ है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट आ गया, देखो हमें ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, तीनों बिल्कुल सही लग रहे हैं,
परंतु हमने ये भी पढ़ा है कि अगर हम किसी बच्चे को पुनर्बलन दे देते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसी डायरेक्शन में और भी बहुत काम करता है। तो इसका मतलब अगर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं तो जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि विकास की सबसे जटिल अवस्था है। तो विकास की जो सबसे जटिल अवस्था है वो कौन सी है? शैशव काल। तो शैशव काल तो नहीं होती है। किशोरावस्था, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने बोला था ना ये आंधी तूफान की भी अवस्था होती है कि कोई बच्चा कितना सही बनेगा कितना गलत बनेगा वो इसी अवस्था के अंदर डिसाइड करता है। ठीक है। युवा प्रौढ़ावस्था ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? तो ये किसकी ओर करती हैं? किशोरावस्था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पहला ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? परिपक्वता नहीं। संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल सही है। और संज्ञानात्मक विकास के अंदर हमने यही तो पढ़ा था कि जब किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी समस्या या किसी भी परिस्थिति के अनुसार जो बच्चा होता है वो अपने निजी निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने लगता है, और ये हम संज्ञानात्मक विकास के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये बिल्कुल सही है। यह विचार संबंधित है। तो यह विचार किससे संबंधित है? यानी कि ये विकास के यहाँ पर सिद्धांत आ गए हैं। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, जबकि जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो विकास के सिद्धांत ही होगा। तो ये जो विकास के सिद्धांत है ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जरूर। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? तो मानव का विकास इनमें से किसके ऊपर निर्भर है? तो ये किसके ऊपर निर्भर है? उसकी वृद्धि पर, हाँ कुछ तक तो होता ही है। उसके वातावरण पर, ये भी होता है। बुद्धि पर निर्भर नहीं करता है। उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर वृद्धि और वातावरण दोनों को इकट्ठा बता दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, देखो हमने पहला ऑप्शन पढ़ा, हमें सही लगा तो हम सीधा आंसर सीट में ये पहला ही टिक करके आगे बढ़ देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमने ये जो CDP होती है, CDP क्या पूरे के पूरा जो हमारा पेपर होता है उसके चारों ऑप्शन जरूर से जरूर पढ़ने हैं। ठीक है। उससे क्या होगा, हमारे जो मार्क्स कटने की संभावना होगी वो बहुत कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक की विशेषता नहीं है। तो उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? नहीं हमने बताना है। कार्यों को शीघ्रता से करना, तो भाई कार्य तो बच्चे शीघ्रता से करते हैं। नहीं बताना यानी कि नेगेटिव बनाना, ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो सही आ जाएगा। डेटिंग करना, भाई डेटिंग करना नहीं आता है तो बच्चे हैं भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर वो डेटिंग थोड़ी करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। और गलती तो हमने बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? तो ये जो डेटिंग है वो किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? तो ये हो जाएगी भाई डेटिंग जाना है बच्चों को, यानी कि बच्चों के अंदर आंधी तूफान मचा हुआ है, तो भाई आंधी तूफान की जो अवस्था होती है वो तो किशोर अवस्था होती है, और ये हमने ऊपर पढ़ा भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो प्राथमिक स्तर का जो शिक्षक होता है उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो कौन सी होती है? पढ़ाने की उत्सुकता। तो देखिए छोटे बच्चे हैं भाई, वो उनको सीधा पढ़ाने की उत्सुकता नहीं दिखानी है, तो ये हम नहीं कह सकते। दूसरा धैर्य और दृढ़ता, ये कह सकते हैं, बाकी और भी देखना पड़ेगा। विषयों के ज्ञान में दक्षता, तो भाई ये जरूरी नहीं है कि शिक्षक प्राथमिक स्तर है भाई वो, कि हमने कोई विशेषज्ञ थोड़ी बैठाना है वहाँ पर उनको पढ़ाने के लिए। शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता, तो ये भी होना चाहिए, परंतु धैर्य और दृढ़ता सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये जो पहला चैप्टर था विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, इसके संभावित क्वेश्चन जितने भी बनते थे यहाँ पर हमने आपको अच्छे से बता दिए हैं, सॉल्व करा दिए हैं, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गए हों। बस इसकी थ्योरी और क्वेश्चंस हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो हालांकि लंबा ज़रूर हो गया है, परंतु हमने इसमें जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं उम्मीद यही है कि इस चैप्टर से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।